हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, अब हम यूपी टेट को लेके तैयारी अपनी जारी रखेंगे। यूपी टेट 2021 जो आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा थी यूपी टेट की 2020 की, वह 2021 में कराई जाएगी। और यह परीक्षा का नोटिफिकेशन जनवरी माह में आने वाला था, लेकिन अभी सरकार का उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अभी उसे रोक दिया गया है। और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी मई में यह परीक्षा कराई जा सकती है। दोस्तों, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। ऐसा ना हो कि आप इसके चक्कर में पड़ जाएं कि अब परीक्षा बाद में होगी और अपनी तैयारी को शिथिलता ला दें। और तैयारी में शिथिलता ला देंगे जिससे कि आप अन्य बच्चों के सामने पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूटी मांगती है। आप हमेशा कम पढ़िए, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू पढ़िए, डेली लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 2021 के यूपी टेट के प्रतियोगी परीक्षा के लिए मार्गदर्शन के रूप में मैं मुकेश कुमार गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी टेट के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और समझेंगे किस तरीके से यूपी टेट की परीक्षा दी जाए, जिससे कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर्स प्राप्त हो सके। दोस्तों, देखते हैं यूपी टेट में सबसे पहली चीज है इसके 5 बिंदु हैं। इसके 5 बिंदु हैं। इस 5 बिंदु में पहला जो बिंदु है इसका दोस्तों वो है मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, पहला है मनोविज्ञान। इसका दूसरा बिंदु जो है वह है हिंदी। दूसरी बिंदु है दोस्तों हिंदी। इसकी तीसरी बिंदु है अंग्रेजी या संस्कृत। दोस्तों, पहला हमारा है मनोविज्ञान, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी या संस्कृत। ये दोनों में से कोई एक विषय आप ले सकते हैं। और जो हमारा चौथा इसमें है वह है गणित। और जो 5वां हमारा है वह है पर्यावरण। दोस्तों, हमारे यूपी टेट में जो आने वाले मुख्य विषयों से जो प्रश्न बनते हैं वो यही 5 विषय हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान, इससे भी आप जानते हैं 30 नंबर का प्रश्न बनता है। हिंदी से भी 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं और यहाँ से भी 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं। टोटल दोस्तों 150 नंबर के प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को इसी में से नंबर्स को गेन करने हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मनोविज्ञान यदि हम देखिए दोस्तों, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई को ऐसे कीजिए कि यदि जिस चीज को हम पढ़ते हैं वहां से हमारे नंबर न मिस हो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही आती है कि हम जिस चीजों को पढ़ते हैं वहीं से मेरा नंबर माइनस में जाता है। तो हमें वही चीज जानना है कि मेरा नंबर क्यों माइनस में जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा अगर अच्छे से अध्ययन करे, एक ही बार एक टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करे, तो उसका 30 में 30 नंबर पाने में कोई 30 के 30 या 28 नंबर प्राप्त होंगे। इसका क्या रीजन, किसकी वजह से हमने ऐसा कहा? इसका मेन सबसे पहला रीजन दोस्तों पढ़ने का तरीका। किस तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ा जाए जिससे कि ये हमारे माइंड में शिफ्ट हो। देखो, कभी भी आप रटेंगे ना मनोविज्ञान, रट नहीं सकते। मनोविज्ञान को विचारों से पढ़ना है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र में दोस्तों क्या होता है? दर्शन शास्त्र में क्या होता है? विचारों का प्रवाह होता है। अब आप इतना सोचिए कि इसकी उत्पत्ति ही दर्शन शास्त्र से हुई है और दर्शन शास्त्र में केवल विचारों का ही प्रवाह चलता है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि मनोविज्ञान में आपके दिमाग का ही खेल है। वो विचारों को ही जानना है, समझना है, न कि हमें रटना है। तो अब रटने की प्रथा को छोड़िए दोस्तों, अब पढ़ने के तरीके के बारे में जानेंगे, किस तरह हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम यही जानेंगे। ठीक है,
तो अब इसको सीखते हैं कि शुरुआत कैसे की जाती है। जैसे हर सब्जेक्ट का जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें पहले ये जानते हैं, अगर हम गणित ही पढ़ते हैं तो गणित के बारे में पहले जानते हैं कि उसमें अध्ययन किसका करना है। जैसे कि लोग गणित जब पढ़ाते हैं तो लोग सारे टीचर्स ये बताते हैं उसमें हमें केवल दो चीजों का अध्ययन करना है, एक तो संख्याओं का, ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है संकेतों का। गणित के यही दो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों। जिस तरह गणित में हम इन दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक संख्याओं का और दूसरा संकेतों का, इन्हीं दोनों के कंबाइंड, इन्हीं दोनों को जोड़कर या इन्हीं दोनों के माध्यम से हम गणित के प्रश्न बनाते हैं। तो आपके सामने ये समझ में आ रहा है इसके दो मुख्य बिंदु हैं। इसी तरह मनोविज्ञान के भी अपने बिंदु हैं। इसी तरह जैसे हिंदी है, हिंदी के भी अपने स्वर और व्यंजन के दो मुख्य बिंदु। वहीं से अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो वहां पता चलता है तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला आपका वर्ड है, दूसरा आपका शब्द है और तीसरा आपका वाक्य है। उसी के आधार पर पूरी हिंदी चलती है। उसी तरह गणित में आपको संख्या और संकेत, इन्हीं के आधार पर पूरी गणित चलती है। तो उसी तरह मनोविज्ञान में भी तो कुछ होगा। अगर मनोविज्ञान के बारे में हम वो समझ जाए कि वो क्या है जिसकी वजह से उसका शुरुआत होता है और वो वहां से चलती है, तो शायद हो सकता है मनोविज्ञान में कि हर पहलू को हम समझते हुए पढ़ें तो हमारे नंबर्स कहीं भी जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वो हम ही चाहेंगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं अपने मनोविज्ञान को लेकर। मनोविज्ञान क्या हमारा कहता है, कैसे हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों आते हैं, देखिए मनोविज्ञान, सबसे पहली क्वेश्चन ये बनता है, यह शब्द कहां से मिला आपको? मनोविज्ञान शब्द कहां से मिला? यह शब्द कहीं से मिला होगा दोस्तों। तो यह शब्द कहां से मिला इसके बारे में हमें जानना है। तो हम इसी पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया दोस्तों ये एक पुस्तक है, ठीक है ना। यह एक पुस्तक है साइकोलॉजिया, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? यह पुस्तक लिखी गई थी रुडोल्फ गायकिल एक मनोवैज्ञानिक थे। यह क्या है? एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया जो शब्द है, इसी साइकोलॉजिया में एक शब्द मिला, उस शब्द कौन सा था? मनोविज्ञान। और इसी मनोविज्ञान दोस्तों, यह मनोविज्ञान वह शब्द मिला साइकोलॉजिया में। तो जब साइकोलॉजिया में यह शब्द मिला तो वही मनोविज्ञान पे एक पुस्तक लिख दी गई। फिर मनोविज्ञान स्वयं एक पुस्तक बन गई। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मनोविज्ञान पुस्तक के रूप में हुआ, ठीक है, तो इस पुस्तक को लिखने वाला कौन था? केलर महोदय। इस पुस्तक को किसने लिखा? केलर महोदय। वो उनका था मनोविज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजिया बोलते हैं। आपको साइकोलॉजिया मिलेगा। साइकोलॉजिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? केलर महोदय द्वारा। अब ये केलर महोदय जी द्वारा जब मनोविज्ञान या साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई तो उसमें दो विशेषताएं थी। केलर महोदय ने इसमें दो विशेषताएं थी। पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक। और दूसरा इसमें बताया केलर महोदय ने, मनोविज्ञान की जननी कौन है। इस दोनों के बारे में जिक्र किसने किया? केलर महोदय जी ने। तो जनक उन्होंने बताया उस बुक में अरस्तु। कौन से मनोवैज्ञानिक? अरस्तु, जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा है इस मनोविज्ञान को। अब हम पढ़ेंगे इनके चरणों के बारे में। तो यहाँ पे जनक जो है केलर महोदय जी द्वारा मनोविज्ञान पुस्तक में जनक किसको माना गया? मनोविज्ञान का अरस्तु को। और जननी किसको मानी गई है? दर्शन शास्त्र को। तो मुझे दो चीजें समझ में, जनक हुआ अरस्तु और जननी कौन हुआ? दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइकोलॉजिया बुक से हुई। साइकोलॉजिया पुस्तक, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ गायकिल। यह पुस्तक 1590 में प्रकाशित हुआ था। 1590 ईस्वी में प्रकाशित।
1590 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो यह पुस्तक जब 1590 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी तभी मनोविज्ञान शब्द निकला, और इस मनोविज्ञान पे ही एक मनोविज्ञान पुस्तक लिखी गई केलर महोदय जी द्वारा। और यह महोदय जी इस मनोविज्ञान में बताए थे कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को और जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब हम अपना आगे प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। और यह किस पुस्तक में ऐसे शब्द लिखे गए हैं? यह पुस्तक है मनोविज्ञान। किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है केलर महोदय द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पे। अब क्या हुआ, जब मनोविज्ञान के बारे में इतनी जिक्र हो चुकी तो फिर क्या कहा गया, हम समझते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ दोस्तों कि मनोविज्ञान, फिर ये हुआ दोस्तों कि जो ये मनोविज्ञान है, लोगों ने समझ लिया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप समझ गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मनोविज्ञान के बहुत से विकास क्रम चले दोस्तों। उस विकास क्रम का मतलब ये है कि जो विकास क्रम चले उसमें मनोविज्ञान का जो जो प्रारूप दिया गया था उसे लोग क्या किए, आलोचना करके उस चीज को बाधित कर दिए। जैसे कि समय के अनुसार चीजें बदलती जाती हैं, वैसे ही मनोविज्ञान भी समय के अनुसार बदलता गया। आज एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मेरा कहा जाए तो सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या था उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम, विकास क्रम क्या है दोस्तों? विकास क्रम। इस विकास क्रम में मनोविज्ञान के 4 विकास क्रम है, अभी तक 4 विकास क्रम है मनोविज्ञान का विकास क्रम। इस विकास क्रम में जो हमारा पहला विकास क्रम है दोस्तों वह है आत्मा का विज्ञान। सॉरी दोस्तों, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। तो अब ये पहला क्रम था उसका, विकास क्रम में पहला क्रम है। मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उस समय, सबसे पहले इसको कहने वाला कौन था? अरस्तु महोदय जी ने ही इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। इनके समर्थनकर्ता में कौन कौन आ गए दोस्तों? पहला आ गए डेकार्टे महोदय, ठीक है। दूसरा आ गए प्लेटो, और जो तीसरा जिन्होंने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी, रुडोल्फ गायकेल दोस्तों, रुडोल्फ गायकेल। मतलब ये पता चला कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे। और इन्हीं के समर्थन में डेकार्टे, प्लेटो और रुडोल्फ गायकेल भी है, जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। इसी बीच में एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था गैरिट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैरिट महोदय जी ने इसी समय मनोविज्ञान को 2 भागों में बांट दिया। एक को बोला साइकी, दूसरा को बोला लोगस। ठीक दोस्तों, तो साइकी और लोगस। तो साइकी का अर्थ उन्होंने बताया था आत्मा, साइकी का अर्थ क्या बताया था? आत्मा। और लोगस का अर्थ बताया था अध्ययन। तो उसमें यह कहा गया था गैरिट महोदय जी द्वारा, क्योंकि यह महोदय ने बताया था कि मनोविज्ञान को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी में क्या कहा जाता है? आत्मा, और लोगस कहा जाता है मतलब कि आत्मा का विज्ञान में और मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने गैरिट महोदय जी ने ये बताया था। जब गैरिट महोदय जी ने इनको बताया, एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी ये पूछता है कि ये जो साइकोलॉजी है जिसको गैरिट महोदय जी ने 2 भागों में बांटा, यह कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी है। और जो ये साइकी और लोगस है दोस्तों, ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक है, या कह सकते हैं यूनानी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइकी भी आपका यूनानी है, ग्रीक है, लोगस भी यूनानी है, ग्रीक है, लेकिन साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन एक बनता है
क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो सबसे पहले मनोविज्ञान का वर्गीकरण किया था। तो मनोविज्ञान का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, वर्गीकरण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? गैरिट थे। यहां तक आप सब दोस्तों इसको ध्यान में रखिए। आत्मा का विज्ञान यहां तक हमें ये समझना है। इनके समर्थककर्ता ये थे, यहां से यहां तक ले 4 मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद गैरिट महोदय जी ने इन्हीं को बांटा था, ये भी समर्थक में ही थे, इन्होंने ही बांटा था। सबसे पहले मनोविज्ञान को बांटने या वर्गीकरण करने वाला मनोवैज्ञानिक गैरिट महोदय है। दोस्तों ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपीराइट कर लीजिए। दोस्तों कल फिर हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि आत्मा का विज्ञान फिर क्या हुआ और आत्मा विज्ञान के बाद कौन सा विज्ञान आया विकास क्रम में, उस पर अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज हमें इतना हम समझे, इतना समझने के बाद ये चीजों को आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दोस्तों ना हो तो वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से ये पता चला जाए और आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विकास क्रम से यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मुझे थैंक यू दोस्तों, अब चलते हैं, धन्यवाद।